First of all, I welcome you in our YouTube channel of Nalanda Vidyalay. Today we'll study one chapter of 12th class. Name of this chapter is Nuclei. We'll study some multiple choice questions from this chapter. So, this chapter I have taken in two parts. So, first of all, we'll see some MCQ in part 1. So, this is part 1. Let us see some MCQ. A nucleus at rest splits into two nuclear parts having radii in the ratio 1:2. Their velocities are in the ratio what? इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक न्यूक्लियस दिया है स्टेडी एट रेस्ट, मीन्स वो स्टेडी पड़ा है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट का मास 1 गिनो तो दूसरे पार्ट का मास उससे डबल मीन्स 2 है। तो कितनी वेलोसिटी से ये दोनों मास अपर डायरेक्शन में जाएंगे ये हमें फाइंड करना है। तो ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इट मीन्स इट इज ड्यू टू सम इंटरनल प्रोसेस. There is no force, no torque from outside, so we can say its linear momentum is conserved. तो हम कहेंगे कि जिसका मास 1 पार्ट है और जिसका मास 2 पार्ट है, दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये न्यूक्लियस के दो पार्ट हुए, दो छोटे न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियस 1, न्यूक्लियस 2। न्यूक्लियस 1 की रेडियस r1 लो, उसका मास a1 लो, उसका एटॉमिक नंबर a1 लो, इधर मास नंबर कंसिडर करेंगे क्योंकि रेडियस मास नंबर पर डिपेंड है। ये मीन्स कितने न्यूक्लियंस है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं उसके पर उसकी रेडियस डिपेंड है। तो न्यूक्लियन का नंबर मीन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर क्या बताएगा, हमें मास नंबर बताएगा, और उसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 जो हमें फाइंड करनी है। न्यूक्लियस 2 सेकंड पार्ट, उसकी रेडियस r2, उसका मास नंबर a2 और उसका मास m2, उसकी वेलोसिटी में फाइंड करनी है। और हमें दिया है उसके रेडियस का रेशियो r1/r2 इक्वल टू 1/2 हमें दिया है। तो थियरी में हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस की रेडियस, हम रेडियस नहीं बोलेंगे, वी से एवरेज रेडियस। क्यों? रेडियस किसकी फिक्स होती है? जो स्फीयर की वॉल, जो स्फीयर में वॉल होती है उसकी रेडियस फिक्स होती है। न्यूक्लियस इट इज़ कलेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो उसकी रेडियस फिक्स नहीं होती। कहीं देखोगे आप तो रेडियस कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी। सो दिस आर वी कैन से विल टेक इन द फॉर्म ऑफ एवरेज रेडियस। तो ये रेडियस किसके पर डिपेंड है? तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो कितने नंबर में है उसके पर डिपेंड है। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियन का जो नंबर है वो कितने नंबर में है प्रेजेंट, वो किसके पर डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन मास नंबर। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके थियरी में, r प्रोपोर्शनल टू मास नंबर पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। नाउ यू अप्लाई दिस रिलेशन फॉर दिस टू न्यूक्लियाई, so we can say r1/r2 इक्वल टू a1/a2 पावर 1/3। लेकिन हमें r1/r2 कितना दिया है? 1/2। तो हम लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू, यहाँ क्यूब रूट है, क्यूबिंग कर दो दोनों साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा इधर 1/8। तो हमें मिल गया मास नंबर a1/a2 इक्वल टू 1/8। लेकिन मास नंबर, न्यूक्लियस का मास नंबर और न्यूक्लियस का मास दे आर रिलेटेड। तो a1 a2 है वो किसके इक्वल होगा? न्यूक्लियस के मास के रेशियो के इक्वल होगा। मीन्स रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियस 1 टू न्यूक्लियस 2, m1/m2 वो क्या बन गया? 1/8। हमें क्या फाइंड करना है? देयर वेलोसिटीज आर इन द रेशियो। तो मास का रेशियो मिल गया। और बिगनिंग में हमने बात की जो भी प्रोसेस होती है इट इज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर, बाहर से कोई फोर्स, कोई बाहर का कोई फैक्टर एक्टिंग नहीं है। इसका मतलब क्या? मोमेंटम कंजर्व होगा।
So we can say according to momentum conservation m1 v1 equal to m2 v2. हमें v1 upon v2 ये रेशियो चाहिए. तो v1 upon v2 equal to what? m2 upon m1. तो m1 upon m2 we got 1 upon 8. So m2 upon m1, that is 8 upon 1, means 8:1. It is given in option C. So for this question, option C is correct. Now, next question. The binding energy per nucleon. पर न्यूक्लियन. जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमारी दिमागी हालत, हमारी दिल की हालत ठीक नहीं होती. तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, ठीक से पढ़ो. पर न्यूक्लियन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑक्सीजन 60 is given 7.97 MeV and that of O17, binding energy per nucleon given for second oxygen also, oxygen 17. The energy in MeV required to remove a neutron from O17. दोनों ऑक्सीजन है तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर सेम है. मास नंबर 16 है, इसका मास नंबर 17 है. तो O17 में से हमें एक न्यूट्रॉन रिमूव करना है. इसका मतलब ये हुआ कि O17 में से हमें O16 बनाना है. तो O17 की टोटल एनर्जी कितनी है? ये तो हमें दी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. दिस वैल्यू पर न्यूक्लियन, दिस वैल्यू ऑल्सो पर न्यूक्लियन. सो वी वांट टू फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ O17, टोटल एनर्जी ऑफ O16. दोनों का डिफरेंस ले लेंगे. ये दोनों न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन का डिफरेंस है. दोनों डिफरेंस ले लेंगे तो उतनी एनर्जी एक न्यूट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें चाहिए. सो दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वल टू O17 की टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस O16 की टोटल बाइंडिंग एनर्जी. अच्छा, O17 मास नंबर 17 पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी है? 7.75. तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O17. हियर द सेम प्रोसेस, दोनों का डिफरेंस ले लो. तो एक न्यूट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 4.23 MeV. ये दोनों एनर्जी हमें MeV में दी है तो जूल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. एक एनर्जी MeV में है, दूसरी जूल में है, तो हमें इक्वल करने पड़ेंगे. सो हियर बोथ द यूनिट्स आर सेम, so no need of change in unit. So required energy to remove one neutron from O17 nucleus equal to 4.23 MeV. So this answer is given in option C. So for this question, option C is correct. Now next question. Assume that a neutron breaks into a proton and electron. The energy released during this process is what? Mass of electron given, mass of neutron given, mass of proton given. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME दिया है हमें, मास ऑफ न्यूट्रॉन MN, मास ऑफ प्रोटॉन MP दिया है हमें. Now we want to find energy released during this process. एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ब्रेक होता है. अब क्वेश्चन का डेटा देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास आपको इक्वल दिया है. एक्चुअली न्यूट्रॉन थोड़ा मास में ज़्यादा होता है, प्रोटॉन मास में थोड़ा कम होता है, लेकिन दोनों का मास हमें इक्वल दिया है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन गो लाइक दिस. एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन स्प्लिट होता है तो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ. मीन्स हमारे लिए
न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है और इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारी प्रोडक्ट है, न्यूट्रॉन हम कहेंगे हमारी रिएक्टेंट है। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये जो मास का डिफरेंस मिला इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस हमें मास डिफेक्ट मिली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ यू अप्लाई आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन E इक्वल टू mc², बट एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू E इक्वल टू डेल्टा m इंटू c²। डेल्टा m की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख दो, तो हमें एनर्जी रिलीज्ड हमें मिल जाएगी। ये क्वेश्चन में हमें एक प्रॉब्लम होगा कि न्यूट्रॉन का जो मास दिया है उतने ही मास का प्रोटॉन मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन इतने मास का एक इलेक्ट्रॉन हमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि एक क्वेश्चन में एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, हमें एनर्जी देनी पड़ी, जिसकी वजह से प्रोसेस बनी और हमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला। तो यहाँ जो रिलीज वर्ड यूज़ किया है वहाँ मैं मानता हूँ कि वहाँ एनर्जी एब्सॉर्ब वर्ड होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, वी विल गेट एनर्जी रिलीज्ड E इक्वल टू 0.51 MeV। अच्छा, ये एनर्जी है, ये सभी मास किलोग्राम में दिया है, तो ये एनर्जी मिलेगी हमें जूल में, और जूल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, MeV में। सो वी विल गेट दिस आंसर 0.51 MeV। सो दिस आंसर इज गिवन इन ऑप्शन B। Now next question. A nucleus of mass m plus delta m is at rest. At rest, what is very important, and decays into two daughter nuclei of equal mass m by 2 each. Means m मास से दो न्यूक्लियस बने इक्वल मास के, दोनों का मास m/2 Speed of light is c, then speed of daughter nuclei is what? डॉटर न्यूक्लियस दो बने, दोनों का मास इक्वल है, तो दोनों की स्पीड इक्वल होगी। हमें टोटल मास दिया है m प्लस डेल्टा m। m मास से दो न्यूक्लियस बने, दोनों का मास इक्वल है, तो दोनों की स्पीड इक्वल होगी, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी। और ये जो डेल्टा m मास है, ये न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, तो डेल्टा m मास कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा m है दैट इज द मास डिफेक्ट, और वो मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वो एनर्जी ये दोनों दो न्यूक्लियस को मिली, दोनों का मास इक्वल है, दोनों की स्पीड भी इक्वल होगी, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी। तो जो मास डिफेक्ट मिली और वो एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो एनर्जी ये दोनों डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी में इक्वली डिवाइड हुई। तो एक डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी k है, तो दूसरे की भी k, तो जो मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हुई दैट इज इक्वल टू 2k वी कैन से। नाउ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम मास, जो मास डिफेक्ट बनी उसमें से जो एनर्जी मिली, अप्लाई टू फाइंड दैट एनर्जी, यू अप्लाई दिस आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन E इक्वल टू mc², इधर हम डेल्टा m लिखेंगे, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में। Therefore एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू डेल्टा m इंटू c² इक्वल टू हाफ, हमारी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है हाफ mv², लेकिन इधर मास m/2 है, तो मास हम लिखेंगे m/2। सिंप्लीफाई कर दो, हमें डॉटर न्यूक्लियस की स्पीड चाहिए, लेकिन दोनों का मास इक्वल है, तो स्पीड भी इक्वल होगी। तो इसमें से ए इक्वेशन में से v सब्जेक्ट बना दो, तो v हमने सब्जेक्ट बनाया, सो वी गॉट दिस आंसर, एंड दिस आंसर इज गिवन इन ऑप्शन C। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन C इज करेक्ट।
नाउ next question. A radioactive nucleus A with a half-life T decays in a nucleus B. When time is 0, there is no nucleus B. मीन्स जब टाइम 0 है तो हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस ए है, कोई बी न्यूक्लियस नहीं। एट सम टाइम टी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बी to that of A is 0.3. Then what is that time? तो जैसे ही टाइम पास होगा तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, वो डिसइंटीग्रेट होगा तो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट होगा। तो टी टाइम के बाद हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी टू दैट ऑफ ए इज़ 0.3। तो हमें ए रेशियो दिया है, तो कितने टाइम के बाद हमें रेशियो 0.3 मिलेगा, दैट टाइम वी वांट टू फाइंड। व्हेन टी इज 0 तो टाइम 0 है, बी न्यूक्लियस 0 है, ए न्यूक्लियस उसका नंबर n0 ले लो। अब टाइम टी हो गया तो ए न्यूक्लियस बी न्यूक्लियस में कुछ कन्वर्ट हो गए, मानो कि एन बी डैश न्यूक्लियस बी के बन गए, तो ए के कितने बचे, ए के न्यूक्लियस ए हमारे पास कितने थे n0, उसमें से कितने न्यूक्लियस बन गए हैं न्यूक्लियस बी के एन बी डैश, तो एन ए डैश के इट मीन्स न्यूक्लियस ए कितने बचे n0 माइनस एन बी डैश। अब हमें फाइंड करना है कि टी टाइम के बाद न्यूक्लियस बी का नंबर अपॉन न्यूक्लियस ए का नंबर, वो रेशियो दिया है 0.3, तो कितने टाइम में हमें रेशियो 0.3 मिलेगा। ये जो न्यूक्लियस है वो बाकी बचे न्यूक्लियस नहीं है, एन बी डैश न्यूक्लियस भी कितने पैदा हुए और एन ए डैश, तो न्यूक्लियस ए हमें कितने मिले। अच्छा, हमारे पास n0 न्यूक्लियस है, टाइम 0 था, तब टाइम कितना भी पास हो, जो न्यूक्लियस हमें मिलेंगे न्यूक्लियस ए के न्यूक्लियस बी के, उसका सम करो तो n0 मिलेगा हमें रेशियो चाहिए एन बी डैश अपॉन एन ए डैश इक्वल टू 0.3/1, तो इसके पर से हमें ये रिलेशन मिलेगा एन बी डैश इक्वल टू 0.3 एन ए डैश। ए वैल्यू इधर हम रख देंगे तो एन ए डैश हमें कितना मिलेगा n0/1.3। नाउ यू अप्लाई द डीके लॉ, बी न्यूक्लियस हमें मिले एन बी डैश, ए के न्यूक्लियस हमारे पास n0 थे, तो टी टाइम के बाद न्यूक्लियस ए कितने बचे एन ए डैश, तो एन ए डैश इज इक्वल टू n0 मीन्स दिस एन ए इंटू ई रेज टू माइनस लेमडा टी। तो एन ए डैश हमें मिल चुका है n0/1.3 इक्वल टू n0 इंटू ए रेज टू माइनस लेमडा टी। सिंप्लीफाई कर दो, ई रेज टू लेमडा टी इक्वल टू 1.3। नाउ टेक लॉग ऑफ 1.3 टू द बेस ई, तो क्या मिलेगा, लेमडा टी मिलेगा, लेमडा की वैल्यू रख दो 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, हमें हाफ लाइफ कितना दिया है, टी दिया है, तो टी लिख दो इधर। अच्छा, अब ये जो डीके लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तब एक चीज़ याद रखिएगा, log of 2 टू द बेस ई, उसको 10 के बेस में कन्वर्ट कर दो, तो मेस के रूल के मुताबिक आगे 2.303 आएगा। अब log of 2 टू द बेस 10, उसकी वैल्यू हमेशा के लिए याद रख लो 0.3010, इसकी प्रोडक्ट भी याद रख लो 0.693। तो ए कन्वर्जन, ये जो 3 स्टेप है
जब डीके लॉ अप्लाई करेंगे तो ये 3 स्टेप आपके दिमाग में होने चाहिए। log 1.3 to the base e इक्वल टू 0.693 इंटू टी अपॉन कैपिटल टी। अच्छा, अब इधर हमने क्या किया, 0.693 के बदले हमने क्या लिख दिया, 2.303 log of 2 to the base 10। ऐसा हमने क्यों लिखा, हमें ऑप्शन जो दिया है वो देख के हमने ये लिखा है। हमें log 2 चाहिए टू द बेस 10, तो log 2 टू द बेस 10 यहाँ है, तो 0.693 के बदले हमें log of 2 टू द बेस 10 चाहिए। तो ये जो 3 स्टेप लिखे उसमें से हमने 0.693 के बदले हमने लिख दिया 2.303 log of 2 to the base 10। Okay, now log of 1.3 you convert on the base of 10, again we will get 2.303, तो 2.303 कैंसल, टाइम का सब्जेक्ट बना दो, तो हमें क्या मिलेगा, t अपन 1 log of 1.3 अपन log of 2, ये दोनों log 10 के बेस पर है। Now this answer is given in option B, so we can say for this question option B is correct. Now next question, 8 gram of copper 66 undergoes radioactive decay and after 15 minutes only 1 gram remains. The half-life in minutes is what? हमें उसकी हाफ लाइफ चाहिए। 8 ग्राम कॉपर पड़ा है हमारे पास, तो 8 ग्राम डीकम्पोज होते होते 1 ग्राम हमें मिला, तो उसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा। तो हाफ लाइफ टाइम हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। हमारे पास लेमड़ा होना चाहिए, डी के कॉन्स्टेंट होना चाहिए, या एवरेज लाइफ होनी चाहिए, तो हमें हाफ लाइफ टाइम मिल सकता है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में ये 3 इक्वेशन याद रखो। हमारा बेसिक इक्वेशन है n इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा टी, दिस इज डीके लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ। अब जो न्यूक्लियस का नंबर है और एलिमेंट का मास है, दे आर रिलेटेड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो n के बदले हम मास लिख सकते हैं इधर। अच्छा, जो एक्टिविटी हमें मिलती है इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो मास ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे, तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये जो लॉ है वो 3 तरीके से लिखा जाएगा। आपको जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसके मुताबिक आप कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो इधर मास की बात दी है, तो मास वाला ये एक्सपोनेंशियल लॉ लिखेंगे, तो m इक्वल टू एम नॉट ई रेज टू माइनस लेमडा टी। फाइनल मास हमें मिलता है 1 ग्राम, इनिशियल मास है 8 ग्राम, वैल्यू रख दो, तो हमें मिला ई रेज टू लेमडा टी इक्वल टू 8। ओके, नाउ log of 8 to the base e इक्वल टू लेमडा इंटू टी इक्वल टू कितना टाइम गया, 8 ग्राम कॉपर में से 1 ग्राम हमें मिला, कितने मिनट में मिला, 15 मिनट में, तो यहाँ 15 लिख दो, तो 15 लेमड़ा, बट लेमड़ा इक्वल टू 0.693 अपॉन 2.5। अब 0.693 उसके बदले क्या लिखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में देखा हमने log 2 ई, हमें फाइनली हाफ लाइफ चाहिए, तो ए इक्वेशन से हमें लेमड़ा फाइंड करना पड़ेगा, तो लेमड़ा यहाँ से मिल जाएगा हमें, उसके ऊपर से हमें हाफ लाइफ मिल जाएगा, तो log 8 to the base e इक्वल टू 15 log
log of 2 to the base e upon 2 हाफ। तो लेमड़ा की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, इक्वेशन फिर से लिख दिया। हमें हाफ लाइफ चाहिए, तो 15 log of 2 to the base e अपॉन log of 8 to the base 2। ln का मतलब log to the base e। So this answer we are given in option A. So for this question option A is correct। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये 3 फॉर्म एक्सपोनेंशियल लॉ के ये 3 फॉर्म याद रखो। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिए हैं, न्यूक्लियाई दिए हैं, तो पहली फार्मूला मास दिया है ऐसे क्वेश्चन में, तो सेकंड फार्मूला आपको एक्टिविटी दी है, तो तीसरी फार्मूला। Now next question, a radioactive element has rate of decay 10,000 decay per minute। तो 1 मिनट में मीन्स 60 सेकंड में 10,000 पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जब टाइम 0 है तो हमारे पास तो हमें डीके रेट ए मिलता है। आफ्टर 4 मिनट्स इट बिकम्स 2500 डीके पर मिनट। द डीके कांस्टेंट पर मिनट इज़ व्हाट। देखो डेटा में हर जगह मिनट मिनट और मिनट दिया है, तो टाइम का यूनिट मिनट में ही रखो, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा देख लो, डीके पर मिनट, ये जो यूनिट है इट इज़ यूनिट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी को हम बताएंगे आई से। तो इनिशियल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट में टाइम इज़ 0, तो हमें एक्टिविटी दी है 10,000 डीके पर मिनट। आफ्टर 4 मिनट्स, तो टाइम 4 मिनट कितनी बन जाती है एक्टिविटी 2500 डीके पर मिनट। अब आगे वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सपोनेंशियल लॉ के 3 फॉर्म बताए थे, उसमें से ये इंटेंसिटी वाला एक्टिविटी वाला फॉर्म यूज़ कर लो। तो आई हमें दिया है 2500, आई नोट 10,000, टाइम दिया है 4 मिनट, सब की वैल्यू रख दो तो हमें मिल जाएगा e⁴ लैम्बडा इक्वल टू 4। हमें फाइंड करना है लैम्बडा, हमें मिला e⁴ लैम्बडा इक्वल टू 4। नाउ टेक log of 4 टू द बेस e, तो हमें 4 लैम्बडा मिला। 4 का मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 पावर आगे ले लो। log 2 टू द बेस e अपन 4 तो है, ये 4 को यहाँ ले लो तो अपन 4 आ जाएगा। तो लैम्बडा इक्वल टू log 2 टू द बेस e अपॉन 2। ये अपॉन 2 है तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे 0.5, तो 0.5 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस e। हमें ऑप्शन में log ऑफ 2 टू द बेस e दिया है चारों ऑप्शन में, तो इसको ये log को कोई नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आंसर हमें दिया है ऑप्शन बी में। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉन 2022 has a half-life of 3.8 days. If one starts with 0.064 kilogram of radon 222, the quantity of radon 222 left after 19 days will be what? हमें हाफ लाइफ दिया है 3.8 डेज, टोटल टाइम दिया है 19 डेज। पहले ये देख लो कि जो हमें टाइम दिया है वो टाइम हाफ लाइफ टाइम का इंटीग्रल मल्टीपल तो है कि नहीं। जो इंटीग्रल मल्टीपल हैं देन वी कैन गो ऑन शॉर्टकट। तो इसका रेशियो ले लो,
टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, तो हमें 5 मिला, इंटीजर मिला। देन वी कैन गो ऑन शॉर्टकट। चलो ये हमें इंटीजर नहीं मिलता है तो हमें एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करके जाना पड़ेगा। इधर जो हमें इंटीजर मिल जाता है रेशियो, तो ये शॉर्टकट हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो बात है वो मास की है, तो हम क्या लिखेंगे, m इक्वल टू एम नॉट 1/2 टोटल पावर में टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। देयरफॉर m इक्वल टू कितना मास हमारे पास है 0.064, तो इनिशियल मास लिख दो। इधर हमें पावर 5 मिल चुका है यहाँ, तो यहाँ 5 लिख दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो m इक्वल टू 0.002 किलोग्राम। द क्वांटिटी ऑफ रेडॉन लेफ्ट आफ्टर 19 डेज विल बी व्हाट। क्वांटिटी कितनी बचती है, कितनी कन्वर्ट हुई, ये ठीक से पढ़िएगा, ठीक से समझिएगा। क्वांटिटी लेफ्ट मीन्स रेडॉन के अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस कितने रहे, वो हमें फाइंड करना है। आपको मानो कि ये पूछा है कि कितना रेडॉन डीकम्पोज हुआ, तो जितना बचा वो टोटल मास में से माइनस कर दो, तो उतना एलिमेंट रेडी टू एलिमेंट डीकम्पोज हुआ। तो आपको मास पूछा है तो मास में आंसर लिखिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूछा है तो नंबर में आंसर लिखिए। तो 0.002 वी आर गिवन इन ऑप्शन ए, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, half lives of two radioactive elements A and B are 20 minutes and 40 minutes। दो एलिमेंट है हमारे पास, एक की हाफ लाइफ 20, दूसरे की हाफ लाइफ 40। इनिशियली द सैंपल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मीन्स n नॉट फॉर एलिमेंट ए उसको x मान लो, n नॉट फॉर एलिमेंट बी उसको भी x मान लो, दोनों इक्वल है। आफ्टर 80 मिनट्स द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ ए, तो एलिमेंट ए के लिए 80 मिनट टाइम है, तो टाइम फॉर ए 80 मिनट्स, टाइम फॉर बी 80 मिनट्स। द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियाई विल बी व्हाट आफ्टर 80 मिनट्स। दोनों के लिए टाइम कॉमन है, दोनों के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल है, लेकिन हाफ लाइफ में फ़र्क है। जिसका हाफ लाइफ कम वो जल्दी डिके होंगे, डॉटर न्यूक्लियस जल्दी ज़्यादा बनेंगे। ओके, अभी ए हाफ लाइफ फॉर एलिमेंट है 20 मिनट्स, हियर टाइम गिवन 80 मिनट्स। अब रेशियो देखो, वी आर गेटिंग सम इंटीजर, यहाँ भी रेशियो देखो, वी आर गेटिंग सम इंटीजर, देन वी कैन गो ऑन शॉर्टकट। तो हमारे पास शॉर्टकट है, एक्सपोनेंशियल लॉ लगा दो, शॉर्टकट लगा के n फॉर एलिमेंट ए इक्वल टू n नॉट ए इंटू 1/2 रेज़ टू n फॉर एलिमेंट ए। तो n फॉर एलिमेंट ए हमें कितना मिला है 4, तो n नॉट ए हमने लिया है x, तो यहाँ हम x रखेंगे, पावर में रखेंगे 2/4, तो हमें n मिलेगा x/60। ऐसी कैलकुलेशन एन बी के लिए कर दो, तो एन बी के लिए हमें मिलेगा x/4। अच्छा, हमें पूछा है डिकेड नंबर ऑफ ए एंड बी। ये जो लॉ है
ये लॉ में जो हमें ये नंबर मिलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दैट इज नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई। हमें तो पूछा है डिकेड, कितने डिसइंटीग्रेट हो गए ये पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस लिए थे हमने, एन नॉट ए, कितने बाकी बचे एन ए, कितने डीके हो गए इनिशियल नंबर माइनस जो बाकी बचे हो। तो हमें एक डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों एलिमेंट के लिए हमें एक डिफरेंस फाइंड करना है। सो एन नॉट फॉर ए माइनस एन ए अपॉन एन नॉट फॉर बी माइनस एन बी इक्वल टू, अब ये चारों टर्म की वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर दो। सो वी आर गेटिंग आंसर 5/4. So 5/4 we are given in option D. So for this question option D is correct. Now next question. An event in a nuclear laboratory resulted in deposition of a certain amount of radioactive material of half-life 18 days inside the laboratory. Tests revealed that the radiation was 64 times more than the permissible level required for the safe operation of the laboratory. What is the minimum number of days after which the laboratory can be used safely? इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेबोरेटरी में एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट पड़ा है, हम लेबोरेटरी में गए, हमने ये पाया कि जितना सेफ रेडिएशन होना चाहिए हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, उससे ये रेडिएशन 64 टाइम्स है, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ 18 डेज है। तो रेडिएशन 64 टाइम्स है, वो 1 टाइम कितने डेज में बनेगा, दैट वी वांट टू फाइंड। तो यहाँ हम एक्सपेंशन लॉ 3 तरीके से लगा पाएंगे, एक्टिविटी के फॉर्म में, न्यूक्लियस के नंबर के फॉर्म में, और न्यूक्लियर एलिमेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट के मास के फॉर्म में। अच्छा, अब देखो हमें रेडिएशन दिया है 64 टाइम्स और हमें चाहिए 1 टाइम, वो सेफ रेडिएशन है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो हमें एक्टिविटी 64 दी है, दैट इज आई नॉट, वो हमें 1 चाहिए। तो एक्सपेंशन लॉ का जो शॉर्टकट है वो लगा दो, दैट इज इक्वल टू 1/2 पावर n, और n क्या है, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। आप एक्सपेंशन लॉ भी लगा के टाइम फाइंड कर सकते हो, आपको हाफ लाइफ दिया है, लेकिन हम शॉर्टकट पर जाएंगे, अगले वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसके मुताबिक। तो 1/64 इक्वल टू 2n इक्वल टू 64 का मतलब 2/6। शॉर्टकट हम एक क्वेश्चन में क्यों लगा पाए, ये जो 64 है इधर जो क्वेश्चन में हमें दिया है 64, तो वो 64 को हम 2⁶ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये 64 के बदले यहाँ कोई जो दूसरा नंबर होता और उसको 2 पावर समथिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते, then you to go for exponential law directly. We cannot go on shortcut. तो 1/64 equal to 1/2n equal to 1/2⁶। तो हमें n की वैल्यू क्या मिली 6, लेकिन n क्या है, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। तो n इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, हमें टोटल टाइम चाहिए, तो 6 इंटू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू हाफ लाइफ 18 है, 18 डेज है। तो हमें आंसर क्या मिला,
मल्टीप्लाई कर दो, वी गॉट आंसर 108 days, 108 days. So 100 given in option C. So for this question option C is correct. अच्छा, ये क्वेश्चन विदाउट पुटिंग एनी स्टेप बाय मेंटल मैथ्स वी कैन गिव द आंसर. अभी एक्टिविटी 64 टाइम्स है, वो में 1 टाइम करनी है. तो हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी हाफ होती है. तो 64 का हाफ करते चलो. 18 डेज़ में एक बार हाफ हुआ, दूसरी बार हाफ हुआ, तीसरे 18 डेज़ में तीसरी बार हाफ हुआ. तो हाफ करते चलो. तो 6 हाफ लाइफ टाइम आप फाइंड कर पाओगे. किस तरह? 64 का हाफ करो 32, 1 हाफ लाइफ टाइम. 32 का हाफ करो 16, सेकंड हाफ लाइफ टाइम. 16 का हाफ करो 8, थर्ड हाफ लाइफ टाइम. 8 का हाफ करो 4, देन फोर्थ हाफ लाइफ टाइम. 4 का हाफ करो 2, 2 का हाफ करो 1. तो हमें 6 हाफ लाइफ टाइम चाहिए. तो हमें हाफ लाइफ टाइम दिया है 18. 64 का हाफ करते करते 1 तक आओ. तो 6 हाफ लाइफ टाइम लगा. तो 18 × 6 कर दो. तो आपको विदाउट पुटिंग एनी स्टेप वी कैन फाइंड आंसर विद इन फ्यू सेकेंड्स.